रीडिंग में जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कई स्टूडेंट्स के स्कोर इम्प्रूव ही नहीं हो रहे। खास तौर के ऊपर प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो होती है पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यकीन मानो, इतनी सारी वीडियोस बना दी हैं रीडिंग के ऊपर, अगर आप वो चेक कर लोगे ना, आपके आइडियाज़ जनरेट हो जाएंगे। ये भी ज़रूरी नहीं रहता है कि अगर आप ग्रामर रूल्स को रट्टे लगा लो उसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को वोकैबुलरी इस तरह से आ जाती है, हमारे को पता ही नहीं चलता कि भाई इसका आंसर आएगा क्या। अगर आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की होगी, हर एक पहलू को इन डिटेल में समझा होगा, तो आप भी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। आज हमारे एक और स्टूडेंट ने 79 ईच इज इक्वल टू 8 बैंड्स हासिल किए हैं। किसमें? पीटी में 8 ईच। आप भी ले सकते हो। उनको भगवान ने कोई अलग दिमाग नहीं दिया हुआ। एक्चुअली में हर एक चीज को समझ कर करोगे तो आपके भी स्कोर्स आ सकते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। तो गाइज, रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए? रूल नंबर 1 है कि आप पूरे क्वेश्चन को रीड करो पहले। ये फिलिंग द ब्लैंक्स दो तरह के होते हैं पीटी रीडिंग में, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और अकेले रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स की, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिलिंग द ब्लैंक्स भी कहते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जैसे आपकी आंखों के सामने हैं, नीचे दिए होंगे, आपको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ रीडिंग के स्कोर्स होते हैं। इसकी जो लेंथ रहती है, अगर मैं कंपेयर करूं पीटी रीडिंग और राइटिंग इन द ब्लैंक से, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है। ये छोटे होते हैं, इन शॉर्ट होते हैं, लेंथी नहीं होते हैं, और इसमें हमारे को टाइम मैनेज करना ईजी हो जाता है। सजेस्ट दैट हैविंग गुड बैलेंस इज डैश फॉर फिजिकल फिटनेस एंड लॉन्गेविटी। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? रिसर्च करती है कि हैविंग गुड बैलेंस इज डैश फॉर फिजिकल फिटनेस एंड लॉन्गेविटी। अगर बैलेंस बड़ा हो, बैलेंस है हमारी लाइफ में हर एक चीज को लेकर, तो हमारी लाइफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड लॉन्गेविटी के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी के लिए कौन सा वर्ड होना चाहिए? ऑर्गेनिक, वल्नरेबल, यूज, क्रूशियल, कोरिलेटेड, रेफरेंस एंड कोज। Research suggests that having good balance is dash for physical fitness and longevity. It's a big concern for everyone, no matter how old you are. Older adults are most dash to issues related to poor balance. अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? पुअर बैलेंस की बात हो रही है। पुअर बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया। अब हमें यह भी देखना है कि भाई हमारे इसमें नेगेटिव वर्ड कौन सा है। फॉल्स आर द मेन डैश ऑफ इंजरी। ये एक रीजन बता दिया, ठीक है, कि क्यों इंजरी एंड डेथ फॉर पीपल 65 एंड ओल्डर अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यहां पर बात की हुई है कि इंपॉर्टेंट चीज की। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक ना वल्नरेबल, ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो वो नेगेटिव वर्ड कहाँ पर आएगा? हमारा यहाँ पर आएगा। सेकंड का आंसर जो आ गया हमारे पास, वो आ गया वल्नरेबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड। और फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट जो कि है इंपॉर्टेंट, यूज्ड ना क्रूशियल। यस, आंसर आएगा हमारा क्रूशियल। क्रूशियल एक ऐसा वर्ड है जो आपको बता रहा है कि भाई इसका आंसर, इसका मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट। लास्ट आ गया फॉल्स आर द मेन डैश ऑफ, वजह ऑफ इंजरी एंड डेथ फॉर पीपल। वो बता रहा है गिरना, है ना। फॉल्स आर द मेन, गिरना। क्या आएगा हमारा? ऑर्गेनिक ना कोरिलेटेड, आपस में कोई रेफरेंस की बात नहीं है, आंसर आएगा हमारा कोस। देखो कितने अच्छे तरीके के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर आपको पता लगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट में क्रूशियल, सेकंड में वल्नरेबल, थर्ड में कॉज। देखो वीडियो के जरिए अगर आप करोगे तो आपका
ये बहुत इजी वे के साथ आपके सोल्व हो जाएंगे। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये तो इजी क्वेश्चंस है। एक्चुअली में हमने हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है गाइस। हमें जो भी मिलते हैं क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाएँ, बता पाएँ, यू नो। तो इस तरीके के साथ हमने रीडिंग फिल्म द ब्लैंक्स करने हैं। आई होप आपको पता होगा। ब्लैंक के आगे देखो, ब्लैंक के पीछे देखो, सिचुएशन क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रूल नंबर 1 इज टू रीड द क्वेश्चन। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या बात की हुई है और उस क्वेश्चन को आप रियल लाइफ के साथ जोड़ दीजिए ताकि हमें क्वेश्चन के ऑप्शंस को ढूंढना इजी रहे। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट वे टू डैश एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। यहाँ पर पॉजिटिव की बात की हुई है। यहाँ पर क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैव ट्रेडिशनली। परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी जगह पर जाते हो, जैसे एक हम क्या करते हैं, हम अगर कोई टीचर रखते हैं तो हम पीरियोडिकली हम उस टीचर की फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स के से। स्टूडेंट से परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि क्या ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को कि नहीं। उसी तरह किसी कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हर 2-3 महीने के बाद रिव्यू लेते हैं क्लाइंट से कि आपको कोई परेशानी तो नहीं आई। अगर ज़्यादा परेशानी आई होगी या किसने हैंडल किया होगा या कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर उसका परफॉर्मेंस चेक करना, तो हमें क्या करना है? उसको असेस करना है। और असेस करने को रिलेटेड हम क्या देखेंगे? प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रोसेस करना, मोनोपोलाइज ना, अबॉलिश मतलब ख़त्म करना, रेटिंग ना, रेट नहीं कहते, प्रेजेंस मतलब होना, इवेल्युएट का मतलब होता है असेस करना। देखो पहली बारी में ही मुझे मेरा आंसर मिल गया। आंसर इसका आ गया इवेल्युएट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, फर्स्ट का इवेल्युएट आ गया। एक्चुअली में ये सही नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं नंबरिंग डालता हूँ तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट में इवेल्युएट, इसका आ गया इवेल्युएट, मैंने ये डाल दिया। ओके, सेकंड में बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल डैश। लिटिल क्या? अब देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैव ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड। बहुत पुराने, बड़ी देर से परफॉर्मेंस अप्रेजल चलता आ चुका है, जो कि बेस्ट वे है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को असेस करना। बट इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग देम ऑफ लिटिल डैश, ताकि उनकी प्रायोरिटी पता लग सके, उनके बारे में पता लग सके, मतलब उनकी वैल्यू के बारे में पता लग सके। वो आंसर हमारा आ गया वैल्यू। सिंपल सी बात है, इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करो तभी आपको पता चलेगा कि भाई आते कहाँ हैं। एम्प्लॉयज फाइंड देम स्ट्रेसफुल and unhelpful. Importantly, they also take up a lot of time when Deloitte analyzed their own dash. अब देखो यहाँ पर क्या बात की हुई है? यहाँ पर एक तरह के एक्शन की बात की हुई है, सीरीज ऑफ एक्शन की बात की है टू अचीव ए पर्टिकुलर एंड। यहाँ पर बात की हुई है एक तरह का प्रोसेस की, पहले हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सो यहाँ पर आएगा एनालाइज देयर ऑन प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस बता रहे हैं कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। एम्प्लॉयज फाइंड देम स्ट्रेसफुल एंड अनफेयर। इंपॉर्टेंटली दे ऑल्सो टेक अप लॉट ऑफ टाइम व्हेन Deloitte एनालाइज देयर ऑन प्रोसेस। दे फाउंड मैनेजर एंड एम्प्लॉयज स्पेंट अराउंड 2 million hours a year on performance reviews. A growing number of companies have decided to dash performance reviews. अब हमारे पास ऑल टुगेदर इंस्टेड डूइंग मोर रेगुलर कैचअप। वो कहते हैं कि इंस्टेड का मतलब होता है उसके बजाय, उसके बदले। कहते हैं ए ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइडेड कर चुके हैं टू डैश परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑल टुगेदर। हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, बल्कि इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप्स, हम उनको मिलके करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसका रिव्यू बैड आया, और पहले क्या होता था, उसका रिव्यू बैड आके उसको सीधा बता देते थे कि भाई तू काम अच्छा नहीं कर रहा, दैट्स इट। बट वो कह रहे हैं यहाँ पर एक ग्रोइंग नंबर ऑफ कंपनीज हैव डिसाइडेड, ज़्यादातर कंपनियाँ अबॉलिश कर रही हैं परफॉर्मेंस रिव्यूज ऑल टुगेदर को, इंस्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर रेगुलर कैचअप्स। ठीक है, तो हम फॉर्मली
जो यूज़ करते थे वो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा, 2 के पीछे वैसे भी आती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी है वो आप चेक कर सकते हैं। अबॉलिश हमारा एक फर्स्ट फॉर्म है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 के पीछे फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर भी 2 है ब्लैंक के आगे, तो मतलब हमारे इसके पीछे जो फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब फर्स्ट फॉर्म जो नहीं है वो तो निकाल ही दो। यहाँ से देखो ग्रामर रूल भी अप्लाई हो रहा है, हमारे को 2 चीज़ें मिल गई हमारे को जो बता रही है कि हमारा आंसर सही है। एक तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऊपर से हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है और आगे पीछे क्या सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमने रीडिंग फिल द ब्लैंक सॉल्व करना है। ये नहीं है कि भाई हम सीधा उसके ऊपर लग जाएं, ब्लैंक के पीछे क्या है आगे क्या है सिचुएशन समझे ना। और देखो यहाँ पर सारे फिलिंग द ब्लैंक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन हेज डैश विजिबिलिटी इन मैनी अमेरिकन सिटीज। यहाँ पर होती है बात एक एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब एयर पोल्यूशन जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। एंड सीनिक एरियाज, हेज इज कोज्ड व्हेन सनलाइट डैश। अब मुझे हेज का मतलब नहीं पता, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमें ये समझना है, पूरे क्वेश्चन को रीड करके देखें। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन हेज, ये उसकी फॉर्म है, डैश विजिबिलिटी इन मैनी अमेरिकन सिटीज एंड सीनिक एरियाज। अब वो बता रहा है कि अब ऐसा वर्ड देखो, एनकाउंटर्स, यहाँ ये एनकाउंटर्स वहां पर लगेगा, एस या ई एस वाला वर्ड यहाँ वहां पर लगेगा जब सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एनकाउंटर क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, हेज इज कोज्ड व्हेन सनलाइट, ये आ गया सिंगुलर, यहाँ पर भी एस या ई एस वाला लगेगा, डैश टिनी पोल्यूशन पार्टिकल्स इन द एयर, मतलब ये बता रहा है कि कॉज्ड व्हेन सनलाइट, ये कब होता है, हेज कब होता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता हेज, लेकिन मैं सिचुएशन हेज कुछ भी समझ लो, एक्स वाई जेड कुछ भी समझ लो, लेकिन ये एक तरह का हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम वही सोच के चलेंगे, हमारे को क्या लेना देना हेज क्या होता है, बट हमें सिचुएशन से पता चल रहा कि हेज हमारे लिए अच्छा नहीं होता। विच रिड्यूस द क्लैरिटी एंड कलर ऑफ व्हाट वी सी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कह लो, जो सनलाइट जब आती है टिनी पोल्यूशन पार्टिकल्स इन द एयर वो छोड़ देती है। अब छोड़ने को क्या करते हैं, हम कहते हैं, सारा चेक करो, एनकाउंटर्स, जब उसके कॉन्टेक्ट में आती है, एनकाउंटर्स का मतलब होता है कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विद सनलाइट। अगर हम इसकी बात करें, हेज तब पैदा होता है जब वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, तब वो टिनी पोल्यूशन पार्टिकल्स हवा में छोड़ देता है, जो कि रिड्यूस करता है क्लैरिटी को और कलर ऑफ व्हाट वी सी, जो हम देख रहे हैं उसकी क्लैरिटी। जैसे फॉग हो गया, हम फॉग मान के चल देते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, बिकॉज वहां पर विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। हमने तो मानना है, हमने ये थोड़ा सोचने लग जाना है यार हेज का मतलब क्या है, कई बच्चे वहां पर यही सोचने लग जाएंगे और हेज आ गया पता नहीं क्या होगा, मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता, पता लग गया कि भाई नेगेटिव है, दैट्स इट। सिंस 1988 द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन, अब बीन के पीछे क्या आता है, ING। अब हम ये देखेंगे, अब ग्रामर रूल अप्लाई हो गया, टेंसेस अप्लाई हो गए, तो क्या आ गया हमारे पास, हैव बीन मॉनिटरिंग। आंखें बंद करके हमने इसको आंसर लगा देना है, दैट्स इट। द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन डैश विजिबिलिटी इन नेशनल पार्क्स एंड wilderness areas. In 1999 the government dashed a major effort to improve air quality in national parks and wilderness area. अब देखो since 1988 क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं since, तब से क्या कर रहे हैं, द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन मॉनिटरिंग, देख रहे हैं। सिंस कब इस्तेमाल होता है, जब हमारे को पर्टिकुलर पता हो, जैसे 1980, अगर मैं लिखता फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, हमारे को नहीं पता लगना था कि फ्रॉम लास्ट 10 ईयर कहाँ से, कब से, लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है कि 1988 से फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देख रही है, मॉनिटर कर रही है विजिबिलिटी नेशनल एरियाज एंड पार्क्स एंड विल्डरनेस। बट क्या हुआ, 1999 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया था, आंसर आ गया अनाउंस्ड। तो अभी हमें 3 मिल गए हैं, अब फर्स्ट रह गया। अब मैंने क्यों छोड़े, फर्स्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब देखो,
ING वाला वर्ड था ऑर्गेनाइजिंग और मॉनिटरिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्यों नहीं आएगा, ये कोई ऑर्गेनाइज थोड़ा कर रहे हैं, वो देख रेख कर रहे हैं, इसलिए। अब देखो हैज बीन जब इस्तेमाल हुआ तब हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो कम हो गए, क्योंकि हमारे को पता लग गया कि हैज़ बीन के बाद ING वाला वर्ड आएगा। वो कितने हैं, सिर्फ 2। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व ना करता, मतलब मैं आगे बढ़ जाता, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड ना करता, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता लग जाना था कि थर्ड का आंसर ING वाला आएगा, ठीक है ना। तो कितने सारे ऑप्शंस में से मेरे 2 ऑप्शंस रह गए, तो मतलब मुझे 2 ऑप्शन में से 50-50% चांस हो गया। अब मैं अपना ऊपर का माला का यूज़ करूँगा, जो कि मुझे ये बताएगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, वो आ गया हमारा मॉनिटरिंग। इस तरीके के साथ हम एलिमिनेट करते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट कर देना ग्रामर रूल्स के जरिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया, अनाउंस कर दिया। अब देखते हैं बचे कौन कौन से। ING वाला वर्ड ना, ये किसी चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है, जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ना, फेज्ड ना, सिमर्स का मतलब पता नहीं, डिग्रेडर्स का मुझे नहीं पता। इन दोनों में से आंसर एक है, लेकिन जो डिहाइड्रेट, डिस्ट्रीब्यूट, जो डी वाला वर्ड आ गया वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर मैं अगर तुक्का भी लगाऊंगा ना तो भी मेरे को ये पता लगेगा। अब देखो तुक्के लगाना भी एक कला है, तो वो तुक्का तब चलता है, गैस आप तब कर सकते हो जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ऐसा ही नहीं कि चलो भाई हमने गैस कर दिया, अब 4 में से अगर मेरे 3 ठीक हो जाते हैं और एक मैंने तुक्का लगा भी दिया, अगर वो भी सही हो जाए, मैं कहता हूँ पूरे बेटा पूरे नंबर हैं। तो इस तरीके के साथ हम गाइस PT रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। आगे 3 वीडियोस मैंने और बना रखी हैं, पूरी सीरीज बना रखी है, उस सीरीज को प्लेलिस्ट को चलाओ ताकि डेली की एक वीडियो करो। मैं तो कहता हूं कि अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे रीडिंग में इंप्रूवमेंट करनी है तो प्लेलिस्ट लगाओ, सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसी तरह रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में वो भी आने वाले समय में हम इंग्लिश में भी बनाएंगे और पंजाबी में भी बनाएंगे। मैंने वैसे इंग्लिश हिंदी में वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, वो भी जल्दी बनाएंगे। अगर आप चाहते हो हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में प्लेलिस्ट बनाएं, नीचे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉल निखिल PT for classes if you are struggling. We are providing classes over the world in Hindi, English and Punjabi, and we have an institution in Jalandhar. You can start your physical classes in our physical center. All the best.